नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका 40th एडिशन ऑफ वीकली करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं फरवरी 1 से लेकर के फरवरी 7 तक के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम के लिए। वीडियो को आप यूटिलाइज करिए एज ए क्यूज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहता है। इट मीन्स आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही स्कोर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपसे आर्कटिक काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि आर्कटिक काउंसिल की अगर बात करें, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहां पे आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है उस इश्यू को डिस्कस किया जाता है इस फोरम के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि रशिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे इस फोरम के मेंबर कंट्री हैं। और स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है हमारी कंट्री इंडिया इस फोरम का ऑब्जर्वर स्टेटस रिसीव करने वाली कंट्री है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें उससे पहले हमें देखना होगा इस मैप को, जिसमें आपको ये आर्कटिक ओशन जो है उसके आसपास का जो एरिया है, यानी एक सर्कल जो क्रिएट होता है, इस एरिया में जितनी भी कंट्री आती है उसका एक फॉरम बनाया गया जिसके अंदर कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट आती है। तो अब ये कहना कि भी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट है, ये बात गलत हो जाएगी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही बताया जा रहा था कि भी आर्कटिक काउंसिल की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी या फॉरम है जहां पे आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है उसे एड्रेस किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें हमारी कंट्री इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री को इस काउंसिल का एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस रिसीव करने वाली कंट्री में से है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बार वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस वाले पोर्शन को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी कंट्री है, ये स्वीडन, नॉर्वे, रशिया और इधर से आप कह सकते हैं यूएसए इसका पार्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें आपको बताना है कि इन जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों कंट्री में से कौन सी कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर नहीं है। यानी कि 3 कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर है और 1 कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओमान इसका मेंबर नहीं है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसे शॉर्ट में यूएई भी बोला जाता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ईरान इसका पार्ट नहीं है। यानी कि इस काउंसिल का कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ये आपको चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो ये मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो उस एरिया में जो कंट्री आती है जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्री हैं जो इस काउंसिल का मेंबर है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा टसल चलती रहती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है और जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं और यही कारण है कि ईरान इस ग्रुप का, इस काउंसिल का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी यानी कि ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पर्शियन गल्फ के अंदर जो कंट्री आती है उस कंट्री को आप देख सकते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये सब इसके पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमारी कंट्री के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो ली जाती है उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया जाता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है कि अकोमोडेटिव स्टैंस, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या होती है, यानी कि आपको ये बताना है ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, ये आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है जब सेंट्रल बैंक के द्वारा रेट को किसी डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाता है और मॉनेटरी फंड वगैरह को ध्यान में रखते हुए जब मनी की सप्लाई सिस्टम में इंक्रीज कर दी जाती है, उसे आप बोल सकते हो कि ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा।
ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जब इंक्रीज करती है अपने रेट को और रिड्यूस कर देती है मनी को मार्केट से, इसको आप कह सकते हो ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की एक्चुअल में मीनिंग है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जब मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है मनी को, इस प्रोसेस को, इस डिसीजन को आप कह सकते हो कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जब पॉलिसी रेट में अनचेंज रहती है यानी कि उसे एज इट इज रहने देती है, तो इस चीज को बोला जाता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये 4 ऑप्शन के रूप में आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई जब मार्केट में फंड को इंक्रीज करना चाहती है यानी कि मार्केट में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि फंड को इंजेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये अपनाती है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जब रेट कट कर दिया जाता है, रेट कट करने का मतलब ये है कि अब इंटरेस्ट कम मिलेगा। जब इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोग बैंक वगैरह में डिपॉजिट कम करेंगे। जब बैंक में डिपॉजिट कम करेंगे तो मार्केट में मनी आ जाएगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, इसी को बोला जाता है अकोमोडेटिव स्टैंस गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सांबर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको यह बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात की जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि सांबर लेक की अगर लोकेशन की बात करें कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है और जो कि लोकेटेड है गुजरात के अंदर। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है ये जो लेक है ये सराउंडेड है अरावली हिल पर्वत के द्वारा और इसके चारों तरफ अरावली हिल फैला हुआ है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो अगर हम बात करें सांबर लेक की, तो इसे रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो रामसर साइट होती है उसके अंदर इसे मेंशन किया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट में आपको तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो सांबर लेक के बारे में गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सांबर लेक की बात करें, इसकी अगर सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो इसकी लोकेशन राजस्थान के अंदर है, ना कि गुजरात के अंदर। यानी कि जो राजस्थान है हमारी कंट्री का जो स्टेट है यहां पर इसकी लोकेशन आती है, जबकि स्टेटमेंट 1 में आपको बोला गया कि गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन आती है, जो कि गलत हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है ये बिल्कुल गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया आपसे कि इस लेक को, ये जो लेक है चारों तरफ से अरावली हिल के द्वारा कवर किया गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और मेनली जो ये जो लेक है ये फेमस इसलिए है कि रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, वहां पे एक कन्वेंशन साइन की गई थी और उसके अकॉर्डिंग रामसर साइट की एक लिस्ट तैयार की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पे वेटलैंड एरिया को कवर किया जाता है। और हमारी कंट्री से ये जो लोकेशन है यानी कि सांबर लेक को, इसे उस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बाकी ये जो फेमस है, इस फेमस होने की वजह यह है कि इस एरिया में पूरे एशिया और साइबेरिया के जो एरिया, उस एरिया से बर्ड्स वगैरह, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह इस एरिया में बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि EIA के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें अगर हमारी कंट्री में, ये एक स्टैट्यूटरी डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा और ये जो लिया जाता है वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986 के तहत इस डिसीजन को, इस प्रोसेस को लिया जाता है, किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये जो इंपैक्ट असेसमेंट है इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है जो इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, सोशल इशू होते हैं, इकोनॉमिक इशू होते हैं, जिसका इंपैक्ट हमारे प्रोजेक्ट वगैरह पे पड़ने वाला है, उसको डिसीजन लेने का और किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने से पहले इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसे फॉलो किया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये एक स्टैट्यूटरी डिसीजन है, हमारे स्टैंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, ये बात तो पार्टली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। इसके अंदर वो गलती इसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह का इन्वायरमेंट
इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए जो डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था उसके तहत डिसीजन लिया जाता है। यानी कि आपको ये जो एक्ट दे दिया गया था वो गलत दे दिया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे सोशल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, कल्चर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, या फिर आप कह सकते हो इसके ये सब, तो ये सारे जो रीजन है ह्यूमन रीजन आप कह सकते हो। और इसके बाद अगर हम नेचुरल रीजन की बात करें जिससे हमारी हेल्थ खराब वगैरह होती है या हमारे वाइल्ड लाइफ में जो चेंजेस आता है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग में डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले इसका जो भी असेसमेंट आता है उसे यूज किया जाता है आगे किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन था ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बायोफ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल की अगर बात करें उस कैटेगरी के अंदर एथेनॉल आता है और ये एक तरह से कह सकते हो आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अगर एथेनॉल की बात करें एक रिन्यूएबल एनर्जी है और इसे प्लांट मटेरियल से कलेक्ट किया जा सकता है, उस कैटेगरी के अंदर ये आता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स, यानी कि आप ये कह सकते हो बायोडीजल की बात करें ये 3 चीजों को कंबाइंड करके इसे बनाया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बायोफ्यूल कैन नॉट बी यूज फॉर एज रॉकेट फ्यूल सिंस दे हैव बीन हाई बायोकेसिटी, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोकेसिटी यानी कि चिपचिपापन होता है जिसकी वजह से इसे आप रॉकेट फ्यूल के रूप में इसे यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि बायोफ्यूल के बारे में जो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सबसे पहले एथेनॉल के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो, इसे यूज किया जा रहा है एज ए बायोफ्यूल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये प्लांट मटेरियल है, प्लांट्स वगैरह से इसे बनाया जाता है बायोफ्यूल को, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि बायोडीजल जो है ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है 3 चीजों को मिला करके जिसे बनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है एकदम। ये प्लांट मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आ गया और तीनों चीजों से मिलकर बनता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था इसे अब रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात गलत है, बल्कि इसे किया जा सकता है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, 31 जनवरी को क्या हुआ है कि इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया यूएस के अंदर, मरीन सिस्टम के अंदर, मरीन के उसमें यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट वगैरह के लिए, कमर्शियल लॉन्च वगैरह करने के लिए ये फ्यूल यूज किया गया है। तो आप ये कह सकते हो जो फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया गया था वो गलत दिया गया था, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है ये आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन टोटली बेस्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और इसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये एड्रेस करता हाउस को जब ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन स्टार्ट होता है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है जिसे 42nd अमेंडमेंट बोला जाता है और इसके अंदर ये बोल दिया गया आपसे कि प्रेसिडेंट अब दोनों ही हाउस को एड्रेस कर सकता है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो आज के टाइम पे आप जानते हैं श्री कोविंद जी आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट है। और अगर हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट जब सेशन स्टार्ट होता है, किसी भी गवर्नमेंट का सेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम उसे एड्रेस करता है दोनों सेशन को। और इसके अलावा जब कोई भी सेशन स्टार्ट होना होता है, जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसके अंदर वो एड्रेस करता है। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक सेशन में एक बार ही वंस इन ईयर ये मीटिंग एड्रेस कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सेशन को एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और ऐसा साल में 2 बार किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जब किया जा सकता है जब किसी भी पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग होती है, और इसके अलावा एक और टाइम जब होता है जब जनरल इलेक्शन वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट आती है तो ओपनिंग सेशन होता है, उस टाइम भी इसे कंडक्ट कर सकती है। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन वाइल्ड एस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी से रिलेटेड आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात, यानी कि गुजरात के अंदर कह सकते हो इससे रिलेटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट की गई है जिसका नाम इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आप बोल सकते हैं, और इसकी लोकेशन आपको कच्छ यानी कि गुजरात में बताई जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि गुजरात आज के टाइम पे ओनली ऐसा प्लेस है जहां पे एसिटिक लायन और इसके साथ साथ इंडियन वाइल्ड एस ये दोनों स्पीसीज यहां पाई जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर अगर बात करें तो इंडियन वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधे की अगर बात करें तो उसके जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बताया जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि वाइल्ड एस एनिमल की बात करें, स्पीसीज की बात करें, तो इसके बारे में जो बोला गया कि गुजरात के अंदर इसकी एक लोकेशन है जहां पे ये पाया जाता है ये स्पीसीज, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और गुजरात के अंदर ही एक बात और है कि ये वाइल्ड एस के अलावा इस यहाँ पर एसेटिक लायन जो है उसकी भी आप कह सकते हो स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि वाइल्ड एस की जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो रही है, ये डिक्लाइन नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। अभी ये देखा गया लेटेस्ट अगर के डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें 37% इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, और लेटेस्ट जो मार्च 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर इसकी पॉपुलेशन 6082 आज के टाइम पर इसकी पॉपुलेशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट गलत होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हो कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करते हुए ये कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पीसीज टाइगर कंजर्वेशन प्लान, यानी कि इनका एक तरह से काम कह सकते हैं। इसके जो फंक्शन की अगर बारे में बात करें, इनका मेन काम ये होता है कि ये जो स्पीसीज है इसके रिगार्डिंग में एक प्रिपरेशन की जाती है कैसे इनको बचाया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लेइंग डाउन ऑडिट, जो भी इसके रिगार्डिंग में जो भी प्लान बनता है उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस वर्क को ऑडिट करने का काम करती है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि जब अथॉरिटी जो भी चीज अप्रूव कर देती है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारी कंट्री में इसकी नंबर्स की अगर बात करें ये डिक्लाइन हो रही है, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि हमारी कंट्री में जो एक अथॉरिटी सेटअप की गई है जिसका नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रखा गया है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे लॉ पास करके हमारी कंट्री में सेटअप किया गया है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था 1972 में एक एक्ट आया था हमारी कंट्री में जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बाद में इसे 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। इस एक्ट के तहत इस अथॉरिटी को सेट किया गया और इसके रिगार्डिंग जो तीनों फंक्शन आपको दिए गए थे ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे सबसे पहले कि इसके टाइगर को सेव करने के लिए, इसके बचाने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, उस प्लान के को बनाने का काम ये अथॉरिटी करती है। और उसके बाद जब ये प्लान बन जाता है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसे ऑडिटिंग, उस काम को ऑडिट कैसे करना है, वो काम भी ये अथॉरिटी करती है। और आज के टाइम पे ये बोला गया कि टाइगर रिजर्व जो है इसे डिक्लाइन हमारी कंट्री में हो रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी इन्फ्लेशन की अगर इस क्वेश्चन में आपसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये कुछ डिसीज आपको दे रखी है। इन चारों डिसीज में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट डिसीज कौन सी है, यानी कि आपको इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों डिसीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड को छोड़ दीजिए, बाकी जो ऑप्शन रह जाते हैं आपके पास, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ जो ये दोनों जो हैं इनके बारे में अगर बात करें ये दोनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों के चारों ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही डिसीज जो आपको दे रखे हैं ये चारों ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर किसी को कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये कार्डियो डिसीज है या फिर क्रॉनिक डिस्पेंसरी डिसीज है, ये चारों की चारों डिसीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे म्यांमार के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे ये दे दिए गए कुछ कंट्री के नाम। आपको ये बताना है कि म्यांमार जो कंट्री है कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट आपके सामने थाईलैंड है, सेकंड आपके सामने है मलेशिया, थर्ड आपके लिए है लाओस, फोर्थ है आपके लिए बांग्लादेश और फिफ्थ है आपके लिए वियतनाम। यानी कि ये 5 कंट्री है, पांचों कंट्री में से जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए की बात करें इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बताया जा रहा है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि फिफ्थ यानी वियतनाम को छोड़ के बाकी सारी कंट्री म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि आप ये कहिए कि सेकंड मलेशिया को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी कंट्री बच गई ये सारी की सारी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और ऑप्शन डी फाइनली लास्ट में अगर देखें इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट यानी कि थाईलैंड को अगर आप छोड़ दें तो थाईलैंड के अलावा बाकी सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये मैप। तो ये मैप देख सकते हैं, ये म्यांमार है और इधर ये है हमारी कंट्री और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसे मैं ये शेड कर रहा हूं ये पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट का आ जाता है, ठीक है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, इंडिया के साथ और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश के साथ भी शेयर होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ थाईलैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, लाओस के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, अगर हम बात करें वियतनाम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कंबोडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करता और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है यानी कि इंडियन ओशन में ओपन है। तो आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लाओस और थाईलैंड के साथ। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कंट्री है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आर्टिक रीजन के बारे में और आर्टिक रीजन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और उसके बाद ये फाइनली आपके सामने ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया की जो टेरिटरी है आर्कटिक रीजन के अंदर है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी आर्कटिक रीजन में कोई भी चेंजेस होता है तो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के वेदर यानी मौसम में भी इसकी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि हिमाद्री हमारी कंट्री की तरफ से एक तरह कह सकते हैं एक रिसर्च सेंटर सेटअप किया गया है आर्कटिक रीजन के अंदर। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें तो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आर्टिक रीजन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप शायद इस मैप में ज्यादा क्लियर ना हो तो आपको वर्ल्ड मैप में ज्यादा क्लियर होगा। ये ऊपर वाला जो रीजन आ जाता है ये रीजन, इसे आर्टिक रीजन के अंदर आता है, जिसके अंदर ये सारी कंट्री आप कह सकते हो कि ये ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और कुछ पार्ट ये अमेरिका का भी आप कह सकते हो, अलास्का वाला पार्ट ये आ गया, कनाडा, ये पोर्शन है ये सारे के सारे आर्टिक रीजन के अंदर आते हैं। और जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भी हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इसके अंदर हमारी टेरिटरी है, बिल्कुल नहीं हमारी टेरिटरी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री को अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो काफी दूर है हमारी कंट्री, यहाँ पे इंडिया, और अगर आर्टिक रीजन की बात करें ये नॉर्थ पोल पे है। तो हमारी कंट्री का यहाँ पे कोई भी टेरिटरी या रीजन इसके अंदर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब बाकी स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि रिमेनिंग स्टेटमेंट की बात करें कि जिसमें आपसे ये बोला गया कि हाँ ये आर्टिक रीजन के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो हमारी कंट्री का जो वेदर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे इसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ उसका फर्क देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपसे बोला गया कि हिमाद्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री की तरफ से एक स्पेस स्टेशन सेट किया गया है नॉर्वे के अंदर। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आपको दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट दे रखे थे। आर्टिक रीजन के अंदर हमारी टेरिटरी बिल्कुल नहीं है नंबर, और बाकी जो वेदर की वजह से हमारे अंदर भी चेंजेस आता है, बिल्कुल आता है। और हमारे हिमाद्री की बात करें ये नॉर्वे के अंदर हमारी कंट्री के द्वारा एक रिसर्च सेंटर सेट किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें वेस्ट एशिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने कुछ सिटी के नाम आपको दे दिए गए हैं, और इन सिटी जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भी ये जितनी भी सिटी आपको दे रखी हैं, यानी कि ये फर्स्ट दे रखा है दमकस, जो कि कह सकते हो आप सीरिया की कैपिटल है। सेकंड आपको अंकारा बोल दिया जा रहा है जो कि टर्की की कैपिटल है। और थर्ड आपको दिया गया है इराक, जो कि आप बोल सकते हैं बगदाद की कैपिटल है। और फोर्थ बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। तो ये चार कैपिटल सिटी आपको दे रखे हैं, आपको इनको अरेंज करना है एक करेक्ट ऑर्डर में, और ऑर्डर होना चाहिए आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से, यानी कि अगर वेस्ट डायरेक्शन इधर है और ईस्ट डायरेक्शन इधर है तो सबसे वेस्ट में जो आ रही है वो नंबर 1 होगी, और नंबर 4 पे आप कह सकते हो जो सबसे लास्ट में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो सिटी आती होगी। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट ऑर्डर होगा इनको अरेंज करने का। अच्छा, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड ये करेक्ट ऑर्डर होगा। और फाइनली डी में आपसे बोला गया कि जो ऑर्डर आपको दे रखा है 1 2 3 4 यही करेक्ट ऑर्डर है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, अगर आप एशिया का मैप देखें तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए किस रीजन की बात की जा रही है इसके अंदर। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की यहाँ पे आप कह सकते हो इस रीजन की आपसे बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट एशिया की। अगर एशिया मैप में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भी ये कौन से रीजन की बात की जा रही है, कि ये जो टर्की से लेकर के ईरान तक के बीच का जो रीजन है इस रीजन की, यानी कि ये वेस्ट एशिया जो है यहां इसकी बात की जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें कि सिटी को अगर हमें प्रॉपर अरेंज करना हो तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अंकारा जो कि टर्की की कैपिटल है, इसकी लोकेशन यहां पर है, सबसे वेस्ट में आप बोल सकते हो। उसके बाद सीरिया जो कंट्री है ये रही सीरिया कंट्री, और इसकी दमकस कैपिटल इसकी यहां पर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इराक की कैपिटल है बगदाद, और इसकी कैपिटल आपको ये यहां दिखाई दे रही होगी। फाइनली लास्ट में अगर बाकू की कैपिटल की बात करें तो अजरबैजान इसके नॉर्थ में है, और सिटी की बात करें तो ये रही है सिटी। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर जो होना चाहिए था वो 2 1 3 4 होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आपको दमकस दे रखा, ये जो दे रखा था क्या नाम है फर्स्ट नंबर वाला, ये एक्चुअल में सेकंड नंबर पे आना था, बाकी तो ठीक था, बस यहां पे इंटरचेंज करने की जरूरत थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको बायोफ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बायोफ्यूल की अगर बात करें इसके थर्ड जनरेशन की, यानी कि अब लेटेस्ट वर्जन या थर्ड जनरेशन की बात करें, तो इसके अंदर पूछा जा रहा है कि ये जो है किस चीज से ड्राइव हुआ है, ये थर्ड जनरेशन यानी कि किस चीज से बना है, ये आपको बताना है। बायोफ्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट ये एल्गी यानी शैवाल वगैरह से बना है। सेकंड आप बोल सकते हो कि फूड क्रॉप यानी कि कोई खाने पीने की चीज यानी फसल वगैरह से बना है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है मीथेन जो होता है उससे बना है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किस चीज से बना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इन तीन जो आपको चीजें दे रखी हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ एल्गी यानी शैवाल से ही थर्ड जनरेशन आप कह सकते हो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बना हुआ है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है यानी कि एल्गी और फूड क्रॉप बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड यानी एल्गी और मेथेन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों की तीनों जो आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सारे के सारे जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के थर्ड जनरेशन को बनाने में काम कर रही है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल की अगर बात करें, तो ये बायोफ्यूल जो ड्राइव हो रहा है वो एल्गी यानी शैवाल वगैरह से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, बायोफ्यूल का मतलब ये होता है जो हमें नेचुरली जो हमें इन्वायरमेंट से जो मिलता है काफी साल मिट्टी वगैरह में नीचे जो लेयर में काफी साल दबने के बाद जो हमें फ्यूल मिलता है उसकी बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे गैस्ट्रोडिया एग्निकलस के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और आपसे ये बोला जा रहा है अभी रिसेंटली ये न्यूज में है, न्यूज में किस वजह से है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास ये चार ऑप्शन है इसके न्यूज में होने की वजह से। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ये है क्या चीज। सबसे पहले ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्पीसीज है। सेकेंड आपसे ये बोला जा रहा है ये न्यू से स्नेक इल स्पीसीज है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये एक ऑर्चिड है, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्चिड की स्पीसीज है जो कि ये बोला जा रहा है कि ये अगलियस्ट है यानी कि सबसे भद्दी टाइप की आप कह सकते हो ये ऑर्चिड है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये न्यूली डिस्कवर्ड एक फ्रॉग की स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में हमारी कंट्री में पाई गई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि गैस्ट्रोडिया एग्जिकलस की बात करें, ये वर्ल्ड की आप कह सकते हो एक अगलीस्ट यानी कि बहुत भद्दी अच्छी ना दिखने वाली ऑर्चिड है। यूजली ऑर्चिड जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर देखने में फ्लावर होता है, लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर ये बिल्कुल भद्दा दिख रहा है आपको। और इसे जो डिस्कवर किया गया है लंदन बेस्ड एक रॉयल बॉटनिक गार्डन में इसे के रिसर्चर हैं, उन्होंने इसे डिस्कवर किया हुआ है। और चूंकि ये देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसका नाम इस तरह का रख दिया गया। और ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड की 156 प्लांट्स के अंदर जो अच्छी स्पीसीज होती है उनमें से ये सबसे भद्दी पाई गई है। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ये अगलीस्ट ऑर्चिड स्पीसीज है। इस क्वेश्चन में आपसे न्यूरल नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आजकल ये न्यूज में रहता है, इसकी वजह क्या है। और आपके पास ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि न्यूरल नेटवर्क टर्म जो है इसको डिफाइंड आप कैसे करेंगे। चार ऑप्शन में से किसी एक को आपको उठाना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि एक नेटवर्किंग है जो कि सेल और mRNA के बीच में पाई जाती है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है जो कि अर्जेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है अगर किसी भी साइबर क्राइम मैटर अगर सामने आता है तो। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक तरह का आप कह सकते हैं डिसएंगेज कंप्यूटर क्लाउड है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये न्यूरल नेटवर्क की अगर बात करें एक प्रोसेस है जो कि मिमिक करता है हमारे जो ब्रेन के अंदर जो ऑपरेट करता है, जिस तरह हमारी ब्रेन काम करती है उस टाइप से ही आप ये नेटवर्क काम करने वाला एक नेटवर्क है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर इसका आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि जिस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल की जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फील्ड के अंदर एक तरह से किस तरह से हमारे ब्रेन में काम करता है उसी चीज को फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस नेटवर्किंग चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रेन जिस तरह से ऑपरेट करती है बिल्कुल उसी को मिमिक करके उसी को कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। एक तरह से ये एक सीरीज हो गई एक तरह से एल्गोरिदम का जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रूट बन गया है कि किस तरह से ये काम करेगी। इस क्वेश्चन में आपसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बायोस्फीयर को ध्यान में रखते हुए आपके सामने तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं।
इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है ये सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनमें से सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि नीलगिरी की अगर बात करें ये हमारी कंट्री में इसकी लोकेशन की तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर एरिया कवर करता है ये बायोस्फीयर, यानी कि आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दी गई है। और ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सिंगूर प्लेटो जो के ऊपर जो एक तरह से कह सकते हैं एलिफेंट पॉपुलेशन जो ज्यादा हो रही है और उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है ये वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को, यानी कि आप ये बोल सकते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो एलिफेंट की पॉपुलेशन सस्टेन करती है, यानी कि जहां रहती है सिंगूर प्लेटू में, और वो जो सिंगूर प्लेटू है ये दोनों घाट को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को दोनों को कनेक्ट करने का भी काम करती है। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने हो गए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बिल्कुल सही दे रखी है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको दे दिए गए। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अगर बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आप ये इस मैप में आप समझ सकते हैं ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर अपने मैप में इंडिया के मैप में देखें तो ये जो एरिया आता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि आप ये कह सकते हो कि केरला, यहाँ से ये केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, यानी कि ये जो रीजन है ठीक है इस रीजन में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि आपको जो लोकेशन दे रखा है, लोकेशन के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट दे रखा था ये बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी जो अगर हम ये बात करें कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भी आप कह सकते हो, यानी कि ये दोनों भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गए। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आप एक एलिफेंट का कॉरिडोर एक डिक्लेयर किया गया है जो कि ये सिंगूर प्लेटू आप बोल सकते हैं उस जगह पर, और जो कि हमारे यहाँ ईस्टर्न घाट यानी कि ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया और ये जो वेस्टर्न घाट हो गया दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अगर इंडिया के मैप में देखें तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की अगर बात करें ये वाला जो एरिया होता है ये सारा का सारा जो एरिया आपको दिख रहा है यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के इधर केरला तक जो एरिया है ये तो हमारा ईस्टर्न घाट है। और इस वाले एरिया की बात करें यानी कि आप ये बोल सकते हैं गुजरात से स्टार्ट करके केरला तमिलनाडु तक अगर जाए ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है। तो बीच वाला जो एरिया इस एरिया ये दोनों एरिया को कनेक्ट करने का भी काम करता है। तो आप ये कह सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बिल्कुल आपको करेक्ट दे दिए गए हैं और करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सार्क जो कि शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म की अगर बात करें साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसके रिगार्डिंग में ये आपको कुछ कंट्री के नाम दे दिए गए। फर्स्ट आपके पास है अफगानिस्तान, सेकंड भूटान, थर्ड म्यांमार, फोर्थ बांग्लादेश एंड फिफ्थ है आपके पास श्रीलंका। इन पांचों कंट्री में से आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें जो आपको चार कंट्री दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों सार्क के मेंबर है एक्सेप्ट श्रीलंका। श्रीलंका को छोड़ दीजिए आप फिफ्थ नंबर पे, बाकी सारी की सारी जो कंट्री है वो सार्क की मेंबर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इसका मतलब ये हो गया अफगानिस्तान, फर्स्ट आपके पास अफगानिस्तान हो गया, सेकंड आपके पास भूटान हो गया, फोर्थ आपके पास बांग्लादेश हो गया, यानी कि ये तीन कंट्री जो है ये सार्क के मेंबर है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि आप अगर थर्ड को छोड़ दीजिए, थर्ड का मतलब है म्यांमार को अगर छोड़ दीजिए बाकी जो कंट्री बच गई ये सारी की सारी कंट्री क्या है, सार्क के मेंबर कंट्री है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये पांचों ही कंट्री की अगर बात करें 1 2 3 4 5 अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी की सारी कंट्री सार्क के मेंबर है। सार्क यानी कि रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया रीजन में जो बना हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको एक बार वर्ल्ड के मैप में देख लीजिए, एशिया वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एशिया के मैप में दिखा रहा हूँ, ये वाला रीजन जिसमें आप कह सकते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, सार्क के मेंबर है। हाँ, अगर इसमें जैसे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे ऑप्शन में आपको जो बोला गया कि भी अफगानिस्तान बिल्कुल इसका मेंबर है, भूटान बिल्कुल मेंबर है इसका, म्यांमार भी इसका मेंबर है, और ये म्यांमार को छोड़ करके, म्यांमार को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो जितनी कंट्री बगी, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। सिर्फ एक म्यांमार जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है, हमारी कंट्री से जो बॉर्डर शेयर करता है, उससे अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा बाकी जो कंट्री आपको दे रखी है वो सारी की सारी कह सकते हो सार्क के मेंबर है। म्यांमार की बात करें, इसकी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, इस कंट्री को छोड़ने के बाद बाकी सारी कंट्री इसके आप कह सकते हो मेंबर है सार्क के। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हैं ये सारी कंट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे एक्सैटिक चीतास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो एशिया के अंदर जो चीता पाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम एशियाटिक चीता की बात करें, ऐसा माना जाता है कि अभी आज के टाइम पे अगर ये सर्वाइव कहीं पे कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में कर रहे हैं, यानी कि ये स्पीसीज भी आप कह सकते हो लुप्त होने की कगार पे है, और आज के टाइम पर सिर्फ चाइना ऐसी जगह है जहां पे ये चीता पाए जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज क्लासिफाइड एज ए क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द IUCN रेड लिस्ट। IUCN जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पीसीज वगैरह के रिगार्डिंग में एक लिस्ट तैयार करती है कि कौन सी स्पीसीज आज के टाइम पे अवेलेबल है, आज के टाइम पे हमारे प्लानिट पे है, कौन सी नहीं है जो कभी थी। तो उसके उनके होने के यानी कि उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी एक लिस्ट तैयार करती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है इसे रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है और कैटेगरी रखी गई है क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 1950 के बाद से हमारी कंट्री के अंदर भी, हमारी कंट्री में भी जो मैदानी एरिया है यानी कि ग्रासलैंड वगैरह है, उस पूरे रीजन से ये एशियाटिक चीता जो है एक तरह से गायब हो चुके हैं, आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि लुप्त हो गए, आज के टाइम नहीं पाए जाते हैं 1950 के बाद से। तो 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो ये पिक्चर पे आप देख सकते हैं स्पीसीज कैसे दिखती है। हाँ, आज के टाइम पे ये एक तरह से कह सकते हो एक्सटिंड हो चुकी है, लगभग ना के बराबर है, बहुत ऐसी कम जगह है जहां पे ये स्पीसीज पाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको बोला गया कि ये चाइना के अंदर ये आज के टाइम पर है, ये चाइना के अंदर नहीं है, बल्कि अब ये जो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया हमारा। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में जो इसका एक प्रोविजन रखा गया कि IUCN ने इसे डाला गया कि रेड लिस्ट के अंदर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रेड लिस्ट के अंदर कह सकते हैं इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी कंट्री की बात करें तो 1950 के बाद से हमारी कंट्री में इसे नहीं देखा गया और बाद में 1952 में इसे ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कंट्री के अंदर ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी डिक्लेयर हो गई है, यानी कि अब ये स्पीसीज हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है और ये यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है उसके अंडर एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, उसे ये फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, जिसका नाम सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी 2 डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क करने वाली कंट्री का नाम आप ले सकते हैं जिनके बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो वो उस चीज के लिए इस सेंटर के पास मूव कर सकती है ताकि कोई डायरेक्ट अर्जेंट उनको कोई इंटरिम रिलीफ मिल सके। ये सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी कंट्री से यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ केस रेफर किए जाते हैं, यानी कि हमारी कंट्री से ज्यादा केस इस सेंटर पे नहीं जाते हैं। ये आपको थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन बी में बात करें तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला और इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे दिए गए। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि आपको ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जानते हैं कैसे? तो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन का एक सेंटर आप बोल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि कोई भी दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है, एक ट्रेड से रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, रिलीफ के लिए भी यहां पे मूव कर सकती है दोनों कंट्री, और ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि हम अपनी कंट्री के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए बात करें, तो हमारी कंट्री से ये माना गया है कि 2009 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 484 केसेस इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किए गए, जबकि आपसे स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया कि हमारी कंट्री से बहुत ही मिनिमम केस इस सेंटर पर, इस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर ए हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे मोयार रिवर वैली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी लोकेशन क्या है ये आप बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मेघालय, यानी जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में एक स्टेट है, वहां पर इसकी लोकेशन है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो वेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर इसकी लोकेशन है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि तमिलनाडु, जो कि साउथ में लोकेटेड स्टेट है हमारी कंट्री में, वहां इसकी लोकेशन है। और डी में भी आपसे यही बात बोली जा रही है कि साउथ के अंदर एक स्टेट है केरला, केरला के अंदर इसकी लोकेशन है। तो इसकी एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो मोरार रिवर वैली की अगर बात करें, इसकी अगर करेक्ट लोकेशन की बात करें, तो ये रिवर आप कह सकते हो तमिलनाडु वाला जो रीजन है हमारी कंट्री में, जो स्टेट है वहां पर ये लोकेटेड है। बेसिकली ये बांदीपुर नेशनल पार्क और मुदीमलाई सेंचुरी है, उसके बीच में एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है, मोयार रिवर, और इस मोयार रिवर के अंदर ही ये वैली लोकेटेड है। तो आप ये कह सकते हो जो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। बाकी अगर आप मैप में देखना चाहें हमारी कंट्री के मैप में, तो इस मैप में शायद ज्यादा क्लियर ना हो तो आप ये देख सकते हैं इस मैप में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों का जो जंक्शन बन जाता है तीनों स्टेट का, यहाँ ये रिवर फ्लो करती है, और तमिलनाडु में ये आप रिवर वैली आप बोल सकते हो, ठीक है। इस वजह से आप हमारा जो करेक्ट आंसर सी हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ये एक यूनियन गवर्नमेंट इसके अंदर काम करती है, वो इस ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो एज ए बैंकर इस अकाउंट के लिए काम करने वाली इस सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो चीजें इंक्लूड की जाती है उसके अंदर प्रूडेंट फंड और स्मॉल सेविंग डिपॉजिट जो होती है वो चीजें इसके अंदर, यानी ये आइटम इसके अंदर कवर होती है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह करना है, यानी कि इससे अगर किसी को मनी विड्रॉ करना है या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट के लिए इससे अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई एक्सपेंडिचर अकर हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक तरह से सेविंग स्कीम वगैरह जो हमारे पास होती है, जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसके अंदर हमारा जाके मनी डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो क्योंकि कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम हमारे पास है, ठीक है, वो चीजें इसके अंदर आ गई, कोई LIC वगैरह टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो इसके अंदर आ जाती है, और प्रूडेंट फंड से रिलेटेड जो भी अमाउंट होता है वो सारा अमाउंट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो इसका एक तरह से बैंकर के रूप में इस फंड का
के लिए काम करती है, उनका एज ए रोल बैंकर के रूप में उसका एज ए रोल होता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया इसमें एक्सपेंडिचर या फिर अगर आपको मनी विड्रॉ करनी है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ये बात गलत है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोगों का मनी है, आप कह सकते हो पब्लिक का अमाउंट है, पब्लिक की मनी है, तो पब्लिक को पूरी राइट है कि अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपने जिस तरह की स्कीम के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप विड्रॉ करेंगे, इसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बैक्टीरियल डिसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आप कह सकते हो बेफोलो और कैटल वगैरह को बीमारी हो जाती है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो ये कुछ बीमारियों के नाम आपको दे दिए गए। फर्स्ट आपसे बोला एंथ्रेक्स, सेकंड आपसे बोला जा रहा है इन्फ्लुएंजा, थर्ड आपसे बोला जा रहा है टेटनस और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ये 4 बीमारी के नाम दे दिए गए। जानवरों को बैक्टीरियल डिसीज इनमें से कौन सी है ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑप्शन ए में आपसे बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि एंथ्रेक्स और इन्फ्लुएंजा जो है ये बीमारी जानवरों को हो जाती है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को आप छोड़ दीजिए, बाकी तीनों जो बीमारी है ये होती है जानवरों को। और सी ऑप्शन की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है इन्फ्लुएंजा को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 डिजीज है ये अक्सर जानवरों को कैटल या बेफेलो वगैरह को हो जाती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चारों बीमारी के जो आपको नाम दे रखे ये चारों के चारों एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज है जो जानवरों वगैरह को अक्सर हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि बैक्टीरियल डिसीज की बात करें जो कि कैटल या फिर बेफेलो वगैरह में होती है, तो आपको जो 4 बीमारी दे रखी है चारों में से सिर्फ इन्फ्लुएंजा जो है इसको अगर आप अलग कर दीजिए यानी कि सेकंड नंबर पे जो बीमारी थी उसे अलग कर दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 डिसीज है एंथ्रेक्स, टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस ये तीनों की तीनों ऐसी बैक्टीरियल डिसीज है जो जानवरों वगैरह को यानी कि कैटल को और बेफेलो वगैरह को बीमारी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एनजीटी के बारे में, एनजीटी जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यानी कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह से स्टैच्यूटरी बॉडी है यानी कि इसे लॉ पास करके इसे बनाई गई एक संस्थान या बॉडी आप बोल सकते हैं। और इनका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इशू होता है उसको ये डील करने का काम करती है, ये इसके फंक्शन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि जब भी ये डिसीजन देती है एनजीटी तो ये बाइंडिंग नेचर का होता है, दोनों जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है उसको मानना जरूरी है, उसको मानना ही पड़ता है। अगर वो चाहे तो इसके अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि इसके बाद जो भी डिसीजन आता है उसके बाद सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, यानी कि इसको एक तरह से आप कह सकते हो हाई कोर्ट लेवल तक की पावर इसके पास, इस ट्रिब्यूनल के पास है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि एनजीटी कैन नॉट ग्रांट रिलीफ इन फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन और डैमेज, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो उसके रिगार्डिंग में जिस भी पार्टी को नुकसान हो रहा है उसको किसी भी तरह का आप ये कह सकते कोई भी रिलीफ वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई डैमेज के लिए कोई अमाउंट वगैरह यानी कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है। इस तरह का पावर एनजीटी के पास नहीं है। कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फाइन वगैरह इंपोज नहीं कर सकती भी किसी भी पार्टी के ऊपर ये, और किसी दूसरी पार्टी को इसके बेनिफिट नहीं दिला सकती, इतनी पावर एनजीटी के पास नहीं होती। ये थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं। तो भाई आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो एनजीटी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो 2010 में इसे एस्टेब्लिश्ड किया गया था हमारी कंट्री में एक लॉ पास करके। जब भी किसी भी संस्थान को लॉ पास करके एस्टेब्लिश्ड किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि स्टैट्यूट नेचर का वो लॉ एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इसको आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी आप बोल सकते हो। और इसका जो बेसिक फंक्शन ये होता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशू या केसेस वगैरह आती है उसको डील करने का काम करती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अच्छा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में इसके 5 ब्रांचेस है और 5 ब्रांचेस जो
जो इसे जोन के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी कि 5 जोन में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जिसमें ये बोला गया है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि इसके अंदर जो भी डिसीजन दिया जाता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है। बाइंडिंग यानी कि उसको जो फॉलो करना ही करना पड़ता है। फर्दर अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाके ही अपील कर सकते हैं, यानी कि इसको एक तरह से हाई कोर्ट तक लेवल तक का इसे पावर दिया गया है। और ये जो पावर इसे दिया गया है, एक सिविल कोर्ट का पावर दे रखा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, इस रूल के तहत इसे ये पावर मिलती है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया कि ये किसी भी तरह का फाइन इंपोज नहीं कर सकती, कोई भी रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकती भी किसी भी पार्टी को अगर इसे कोई नुकसान वगैरह होता है। ये बात गलत है, बल्कि इसके बाद इतनी पावर होती है कि एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान कोई पार्टी करती है तो उसके ऊपर फाइन इंपोज कर सकती है, और दूसरी पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करने का डिसीजन दे सकती है। यहां तक इसके पास पावर होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही है जिसे आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम और करना होगा, बेल आइकन को और प्रेस करना होगा, तो बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।